प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आप लोग लगातार एक ही कमेंट कर रहे थे कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारा पार्ट 2 इसका एक एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो लेकर के आइए। तो भाई आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 शॉट क्लास और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर को एक वीडियो में पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे, चाहे उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन रहे। और देखो जो 1 शॉट हमारा होने वाला है ये भाई साहब आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। साथ ही आपकी जो रिएक्शन रहेंगी, ठीक है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, प्रयोगशाला विधियां या आपका जो आईयूपीएससी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर को पूरा 1 शॉट तरीके से एकदम खत्म, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई यहां पर। और अब आपको करना क्या है, जल्दी से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो कर लेना, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है और लगातार एक एक चैप्टर को हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर भी रहेगा, क्योंकि जो बच्चे छूट गए हैं उनका चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ या तैयारी नहीं कर पाए हैं तो वो जो है इस तरीके से काफी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले भाई साहब ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहां पर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि भाई बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है यहां से और आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्कोहलीय KOH, इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एल्कोहलीय की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है, बताओ। आपके सामने देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या भाई यहां पर दिया गया है क्लोरोफॉर्म एवं रजत चूर्ण, है ना। सेकेंड है इसी प्रकार से त्रिहैलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन। थर्ड ऑप्शन देखो एक एल्किल हाइलाइड और एक प्राथमिक एमीन। फिर इसी प्रकार से है एक एल्किल साइनाइड तथा एक प्राथमिक एमीन। तो देखो जो आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है इसमें क्या प्राप्त होता है हमें, तो यहाँ पर एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि साइनाइड ही प्राप्त होता है। तो आपको इसमें बताना है कि इसका जो परीक्षण है वो किस तरीके से किसकी उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो चूज करना वो हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि त्रिहाइलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन, ठीक है ना। तो सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहां पर आते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है दूसरा। तो इसमें क्या कहा गया, देखो ऑब्जेक्टिव को आपको पूरा अंत तक देखना है और यही खासियत है कि भाई इस तरीके से अगर तैयारी करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में क्या होता है ऑब्जेक्टिव छूट जाता है तो फिर हमें उसको जो है दोबारा से करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, हम लोग एक बार में पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है, बताइए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, बेंजीन। तो यहाँ पर आपका मेथेन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को बिल्कुल सही कर लीजिएगा, है ना। मेथेन भाई साहब हाइलोफॉर्म किसके हैं ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न, तो मेथेन के। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया, देखो एक रिएक्शन दिखाई गई यहां पर इस तरीके से ना C6H6 प्लस Cl2 गिव्स 2 उत्पाद, यानी कि इन सभी का हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं दोनों अभिकारकों का तो हमें कोई उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। और आपको बताना है कि जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, यानी कि कौन सा उत्पाद होगा हमें जो प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन C6H5Cl प्राप्त होगा या आपका C6H4 और CH2 प्राप्त होगा, या आपके सामने यहां पर तीसरा और चौथा विकल्प भी दिया गया है। तो राइट आंसर चूज करना। तो यहां पर देखो आपका जो ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट है ये हमें प्राप्त होगा, यानी कि देखिए आपका C6H6 इससे एक आपका क्या है हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा और यहां पर Cl इसका एक निकलेगा तो HCl अलग, बाकी का बचेगा क्या भाई यहां पर, तो आपका बच जाएगा इसमें देखो C6H6 और Cl, है ना। तो ये आपका प्राप्त होगा पहला नंबर का, इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर है प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक कौन सा है। देखो प्रशीतक के रूप में कौन सा यौगिक उपयोग में लाया जाता है, CCl4 या CH2F2 या CF2Cl2 या CF4, है ना, ऐसे दिए गए हैं। तो राइट आंसर हमें लगाना, तो यहाँ पर आपका जो तीसरा नंबर का विकल्प है, ठीक है ना, CF2Cl2 यही आपका सही है, CF2Cl2, ठीक है ना। ये क्या होता है प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि जो आपका रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होता है उसमें आप किसी भी वस्तु को रखते
रखते हैं तो क्या होता है, हमेशा ठंडी रहती है, मतलब कि जो है चीज़ें खराब नहीं होती हैं। तो भाई वो क्या है भाई, प्रशीतक है ना, उसमें जो गैसें यूज होती हैं, मतलब जैसे फ्रेयान हो गया, इस प्रकार की जो होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तमाम प्रकार की गैसें जो है उसमें यूज में लाई जाती है। तो इस तरीके से इनको क्या बोलते हैं भाई, प्रशीतक बोलते हैं। यहाँ पर हो गया। नंबर 5 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है। देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है ना, ये क्लोरोफॉर्म है। अब आपको बताना है कि जो क्लोरोफॉर्म है वो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। तो मैंने आपको बताया था एक बार कि ये बहुत ही विषैली गैस जिसका कि नाम है फास्जीन, तो फास्जीन गैस बनाता है। तो यहाँ पर आपके सामने देखो पहला विकल्प है जो कि फास्जीन, यही आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो दोनों यहाँ पर 5वां और 6वां क्वेश्चन लगभग सेम है और यहाँ पर थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कह रहा है CHCl3, ये भी क्या भाई क्लोरोफॉर्म ही है। कह रहा है ऑक्सीकरण पर देता है। हमने अभी क्या देखा कि वायु से ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे क्या बनाता है, फास्जीन। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है इस तरीके से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, समझ लो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्जीन ही होगा। तो यहाँ पर कर लो फिर आप लोग, पहला विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है, फास्जीन गैस ही बनाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले प्रश्न में कह रहा है क्लोरोपिक्रिन है। क्लोरोपिक्रिन कौन सा इनमें से, देखो यौगिकों के कुछ सूत्र बताए गए हैं, जैसे कि आपके सामने पहला है CCl3HNO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट विकल्प है CCl3NO2, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर कोई संख्या और भी आप बदल सकते हैं, Cl4 कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से रहेगा, लेकिन हमें राइट आंसर चूज करना है। तो भाई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, CCl3 और यहाँ पर NO2, यही सही है। लेकिन यहाँ पर देखो HNO2 है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्या है HNO2 है और यहाँ पर केवल NO2 है, ठीक है। तो ये वाला सही है, जो सेकंड नंबर है, इसको बोलते हैं क्या, क्लोरोपिक्रिन, है ना। याद रखना क्लोरोपिक्रिन का फार्मूला है ये, ठीक है, क्लोरोपिक्रिन। ये हो गया नंबर 7। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है जब क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं से अभिक्रिया करता है, भाई क्लोरोफॉर्म जो आपका CHCl3 मैंने बताया, ये जब HNO3 से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनाता है, यानी कि इससे क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो यौगिकों के नाम दिए गए ना, इनके फार्मूले आपके सामने, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल राइट आंसर चूज करना, देखो यहाँ पर 2 विकल्प और ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा CNO2 × Cl3, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें कर लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आप पूछ रहा है कि फास्जीन है। देखो हमने देखा था कि हम क्लोरोफॉर्म को अगर वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं खुले में तो वो फास्जीन गैस बनाता है। अभी मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि भाई फास्जीन जो बनती है वो गैस, उसका सूत्र क्या होता है आखिरकार, यहाँ पर हमको सूत्र बताना है। तो देखो PH3 ये तो फास्फीन है ना, POCl3 CH2OCOCl2, इनमें से बताना है कौन सी है फास्जीन। तो यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका क्या है, COCl2, यही को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं फास्जीन। यही है आपकी विषैली गैस जो कि किससे बनती है, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकृत होने पर यह गैस हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताया गया कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस में होता है बताओ, एक कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में, या औद्योगिक विलायक के रूप में, या अवशोषक के रूप में, बताओ। देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है मैंने बताया इससे एक प्रयोगशाला विधि भी बनती है, यानी कि पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है बताइए, है ना, चित्र के साथ। तो यहाँ पर बताना भाई जो इसका प्रयोग है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा औद्योगिक विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 का यूज होता है, ठीक है। ये आपका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो इस चैप्टर से टोटल मैंने देखो 10 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और ये जो 10 मैंने कराए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिल्कुल इनको कर लेना, ठीक है ना। तो अब यहाँ से पूरे के पूरे देखो आंसर भी मैंने दे दिए। अब आते हैं यहाँ पर कुछ लॉन्ग के क्वेश्चन ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। भाई 1 शॉट का मतलब आप समझ सकते हैं पूरा चैप्टर हम लोग एक वीडियो में खत्म करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आपका प्यारा सा सपोर्ट बना रहना, लगातार आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, अच्छे अच्छे कॉमेंट करेंगे भाई साहब, तो मैं आपके
आपके लिए ना इसी तरीके से अब लगातार जो सीरीज है हमारी वन शॉट की अब चलती रहेगी। अभी हम पहले केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर इसी तरीके से एक एक चैप्टर हम लोग एक एक वीडियो में फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे। तो भाई बहुत जल्दी से हमारी जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो समाप्त हो जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कह रहा है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो इस रिएक्शन को कर लेना, आपने शायद अभी तक ना पढ़ा हो लेकिन आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। देखो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या लेना है और क्या आपका प्राप्त होगा वो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आपको सबसे पहले एथिल आयोडाइड लेना है, ठीक है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में यही लिया जाता है। तो एथिल आयोडाइड का सूत्र क्या होता है भाई, C2H5 कर सकते हैं या तो आप CH3 और CH2I इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है भाई एथिल आयोडाइड, क्योंकि I आपका जुड़ा है ना यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लेना है इसमें जेडियन, ठीक है ना। क्या लेना है, जेडियन यानी कि जिंक लेना है इसी में, ठीक है। जब इतना आप लोग ले लेंगे इसमें फिर आपको सामने यहाँ पर 2 लगाना है, फिर ठीक है। इतना करने के बाद अब इसका कराना है भाई रिएक्शन। इस तरीके से आप इतना तो लिख देंगे ना। देखो यहाँ पर C2 और H5 दिख रहा ना, ये है, और इसी को अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपका ये यहाँ पर सामने 2 हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगा दिए हैं, ठीक है ना। आप देखिए जब इसका यहाँ पर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा केवल और केवल यहाँ पर एथिल, ठीक है ना। इसमें देखो तो यहाँ पर आपका देखिए 2 लगा ना, तो आई भी हमारा कितना होगा 2 गिना जाएगा ना, क्योंकि सामने है, इन सभी के सामने 2 लगा। तो इसमें देखो आपको पहले प्राप्त होगा CH2 CH3 है ना, और सामने 2 है तो आप इसको 2 लगा दो सामने, प्लस करके यहाँ पर देखो जेडियन जिंक है और आई भाई कितना है 2 है, तो यहाँ पर देखो I2 करना पड़ेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी आपकी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही आसान है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है ना। तो इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखो सेकंड नंबर, जिसमें कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। किसकी भाई साहब, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एथिल ब्रोमाइड लेते हैं हम लोग, यहाँ पर समझिएगा। तो एथिल ब्रोमाइड मैंने बताया कि C2H5 और आप यहाँ पर Br ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका ब्रोमीन ग्रुप इसमें आ गया। तो C2H5 या इसी को देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है CH3 CH2, वही चीज़ है यहाँ पर, बस आपकी संख्याएं सही होनी चाहिए भाई। यहाँ पर भी कार्बन 2 है देखो C2 है ना, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3 और ये 2 तो 5, तो C2H5 वही तो है। तो ये एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या लेना भाई, तो इसमें लेना है पोटेशियम साइनाइड यानी KCN, ठीक है ना। KCN लेने के बाद अब आपको करा देना है डायरेक्ट इसमें आपका रिएक्शन। जब इसमें रिएक्शन कराएंगे तो भाई क्वेश्चन को एक बार ध्यान समझो, कह रहा है कि किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब यहां पर लिखना क्या है, आपको लिखना है जलीय एथेनॉल, ठीक है ना। यहां पर किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तो जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में, ठीक है ना, जलीय एथेनॉल ये ले लिए। अब ये रिएक्शन कौन सी है भाई, तो यहां पर नीचे आप लिख सकते हैं नाभिक, देखो पूरा लिखना पड़ेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब इससे प्राप्त क्या होगा, तो यहां पर याद रखना आपको प्राप्त होगा C2H5CN, ठीक है ना, CN, ये इसका CN इसमें आ गया, और जो पोटेशियम है वो Br के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि आपको अगला जो यौगिक प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा KBr इतना, ठीक है ना। इसको बोलेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये क्या बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड से एथिल साइनाइड बन गया, ठीक है। ये होता है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लियर है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और देखो यहाँ से जो हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन चैप्टर है, यहाँ से ज़्यादा रिएक्शन आपको करनी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं, ठीक है। तो आज का आपका पूरा जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री भैया हमें नहीं आती या हमें प्रॉब्लम है, आज से इस चैप्टर की पूरी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। बस करना क्या है भाई, आपको सपोर्ट करना है। वीडियो का आज का लाइक टारगेट जो हमारा है वो 1K का है, केवल 1000 लाइक आपको करना है। और अगर आप इतना कर दोगे तो भाई जल्दी से जल्दी मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा इसी प्रकार वन शॉट के माध्यम से। देखो अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है
ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में संग्रहित करते हैं, तर्क दीजिए। मतलब इसका रीजन बताओ। तर्क देने के मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई हमें इंफॉर्मेशन बतानी है या इसका रीजन बताना है या कारण देना है कि क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन पहली बात तो कहते किसे भाई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो क्लोरोफार्म को बोला जाता है, CHCl3। देखो क्लोरोफार्म से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 101% या 110% बोलूं तब भी गलत नहीं होगा, बनेगा। ठीक है ना। तो देखो ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफार्म को क्यों रंगीन बोतलों में रखा जाता है, तो मैंने बताया था कि देखो इसका आंसर यहां से देखना, ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस फास्जीन, जो कि हमने अभी देखा, COCl2 बनाता है। तो इसलिए उसको अंधेरे में रखा जाता है ताकि वो प्रकाश के संपर्क में ना आए, ना ही हवा के संपर्क में आए और वो रिएक्शन ना करे। वरना ऐसा अगर संपर्क में आ गया प्रकाश की और वायु के संपर्क में तो फिर वो रिएक्शन कर लेगा और विषैली गैस बना देगा, इसलिए ऐसा करते हैं। ये रीजन हो गया। अब देखो इसका हमें थोड़ा सा रिएक्शन कर देना है। रिएक्शन भाई साहब कैसे करना है, तो पहले लिखेंगे देखो ट्राइक्लोरोमेथेन यानी कि क्लोरोफार्म का फार्मूला CHCl3, ये हो गया ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, अब ये किसके संपर्क में आता भाई, तो देखो वायु के संपर्क में, ऑक्सीकृत होता ना ऑक्सीजन से, तो देखो ये वायु के संपर्क में हम लोग इसको कराते हैं 1/2 O2, ऑक्सीजन के संपर्क में किए। और किसकी उपस्थिति में भाई साहब ये फास्जीन गैस बनाता है, तो ये आपका प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है ना, तो यहां पर कर दो आप लोग प्रकाश। ठीक है, प्रकाश हो गया। अब ये जब रिएक्शन करेगा इन दोनों जो है चीजों के साथ और प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, आपका फास्जीन गैस बनती है। ठीक है ना, तो COCl2 यानी फास्जीन, जो कि अत्यधिक विषैली गैस है। बाकी का बचेगा क्या, तो यहां पर आपको प्राप्त होगा HCl। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है। ये होता है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और बाकी आप लिख सकते हैं, अतः प्रकाश से बचाने के लिए क्लोरोफार्म को गहरी रंगीन बोतलों में संग्रहित किया जाता, मतलब रख दिया जाता है इकट्ठा करके, है ना, जो मतलब कलरफुल बोतल होती हैं ताकि प्रकाश वहां तक ना पहुंचे, है ना, इसके तक। और प्रकाश नहीं पहुंचेगा, हवा नहीं पहुंचेगी, तो फिर वो अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना, यही रीजन है इसका। ठीक है, तो ये तर्क हो गया, पूरा का पूरा रिएक्शन भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि क्लोरोफार्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। तो देखो यहां पर सावधानियां कौन कौन सी, आंसर देख लो, शॉर्ट में लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में, ठीक है, काले कागज में लपेट कर। अब काले कागज में आपको पता ही है भाई प्रकाश नहीं पहुंचना चाहिए, अंधेरे में मुंह तक भर कर, ठीक है ना, मतलब कि जो आपकी उसकी पात्र होगा, जो भी मतलब बोले तो बाटल जो होगा, है ना, उसको भाई मुंह तक एकदम मतलब पूरा फुल भर देंगे और उसको बाहर से क्या होगा, काले कपड़े से उसको लपेट कर, मतलब प्रकाश वहां तक जाना नहीं चाहिए। ठीक है ना, प्रकाश को पहुंचना नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से रखा जाता है। और जिसमें 1% C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल, ठीक है ना, इसमें इसी विलयन में यानी कि जो क्लोरोफार्म है इसमें एथिल एल्कोहल का 1%, ठीक है ना, 1% विलयन भी डाला जाता है। कहां पर, कुछ बूंद मिला करके रखना चाहिए, जिससे कि ये अगर रखा रहेगा तो फिर आपका रिएक्शन होने का बिल्कुल ही चांस नहीं बनता। तो इस तरीके की सावधानियां करी जाती हैं इसको रखते वक्त, किसको, तो क्लोरोफार्म को। ठीक है, क्लियर है ना ये क्वेश्चन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां से आपके ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहा गया कि क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। देखो यहां पर एक समीकरण पूछ रहा है, ठीक है, किसके लिए, तो भाई क्लोरोबेंजीन के लिए, है ना। तो चलिए इससे देखो क्लोरोबेंजीन बनाने का आपको तरीका भी आना चाहिए, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका इससे जरूर बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर क्लोरोबेंजीन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, और किस तरीके से आपको वो रिएक्शन करानी है वो भी आप लोग यहां पर समझ जाएंगे। सबसे पहले देखो क्लोरोबेंजीन इसको बनाते कैसे हैं, तो आप चाहे तो सूत्र भी लिख सकते हैं या तो आप संरचना को भी इस तरीके से बना सकते हैं। बेंजीन को अच्छे तरीके से बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है इस तरीके से, और यहां पर एक सर्किल आप बना दो ऐसे, ठीक है। और किसके लिए बोला, तो क्लोरोबेंजीन, तो यहां पर Cl जोड़ दो आप इसमें, ये बेंजीन है और इसमें Cl जोड़ दीजिए, ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन, है ना। अगर आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो इसका सूत्र लिख सकते हैं C6H5 और Cl, ये इसका सूत्र भी हो जाएगा, है ना। तो आपको संरचना बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसको कराना भाई साहब रिएक्शन, तो कह रहा है कि यहां पर किसको किस तरीके से कराना, तो बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराने तो यहां पर लेना है आपको
HNO3, ठीक है, इसको लेना है। पुनः से आप इसको करा देंगे दोनों का क्या है रिएक्शन। जब दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में होगा, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। आप देखो इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद क्या प्राप्त होगा, तो पहली बात तो भाई बेंजीन ग्रुप आपका बनेगा ही, ठीक है। इधर भी तो इधर भी बना लो आप लोग इस तरीके से बेंजीन, है ना, ये बन गया आपका बेंजीन। और इसमें आपको देखो प्राप्त क्या होगा, इसमें यहाँ पर Cl जुड़ा था तो एक नंबर पर Cl जोड़ दो। इसके बाद यहाँ पर क्या है HNO3, लेकिन यहाँ पर आपको 2 नंबर पर जोड़ना है NO2, ठीक है ना, NO2। तो ये प्राप्त हुआ, इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर ये जब रिएक्शन करा तो ये आपका ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसको बोलते क्या है भाई, तो यहाँ पर लिख लो आप लोग, इसको बोलते हैं ओ नाइट्रो, नाइट्रो है ना यहाँ पर 2 नंबर पर, तो इसको बोलेंगे ओ नाइट्रो, ठीक है, ओ नाइट्रो। और 1 नंबर पर क्या है क्लोरो, ओ नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन ग्रुप है ये आपका, ओ नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ये हमारा प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, पहले स्टेप पर। अब पुनः से आपका अगले स्टेप पर क्या होगा, देखो तो अगले स्टेप पर आपका और कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी। तो इसके लिए भाई यहाँ पर दूसरा स्टेप में प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2 आप लगा दो सामने, ठीक है, 2 प्रकार से बनेंगे। तो एक आपका फिर से बनेगा बेंजीन यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लगाए हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखो समझ लेना, अगर इसको नहीं करोगे तो भाई केमिस्ट्री में मात खाना पड़ेगा आपको, ये याद रखना। तो यहाँ पर जब इसमें सामने 2 लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर पर आपको Cl उसी तरीके से जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमने सामने 2 लगाया है। और इस बार आपको भाई 1 2 3 तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको लाना है क्या, NO2 को, ठीक है, NO2 को, यहाँ पर ये हो गया। तो ये पहला वाला था ओ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, ऐसे नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऐसे बेंजीन, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाता है। बाकी यहाँ पर आप सामने 2 लगा दो तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, और बाकी का जो यौगिक बचेगा वो आपका अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इतना पूरा रिएक्शन है, ये इसको बोलते हैं क्या, बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये पूरा इक्वेशन आपके सामने मैंने बता दिया, ठीक है। इसको जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हो, वरना इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर आप नोट्स लेते हैं तो नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर पूरा कंप्लीट नोट्स चैप्टर वाइज दिया गया है। बाकी मैं आपको देखो समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना नोट्स आप ले ही लोगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको देखो कहीं ना कहीं टीचर्स की भी जरूरत पड़ती है, आप ये सब खुद जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो नोट्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन ऑल सब्जेक्ट का पूरा हैंड रिटेन नोट्स मात्र 99 रुपये में आप ले सकते हो। PDF फॉर्मेट में मिलेगा आपको, PDF फॉर्मेट में सारे नोट्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको 9511470534 इस नंबर पर क्या है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। पूरा हैंड रिटेन नोट्स रहेगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहने वाले हैं। तो मात्र 99 रुपये इसका प्राइस है, ऑल सब्जेक्ट आपका पूरा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका पूछ रहा है, थ्योरी टाइप से क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि आयोडोफार्म तथा उसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिएगा आयोडोफार्म के बारे में, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, यह मेथेन का ट्राई आयोडो व्युत्पन्न है, ठीक है ना, डेरिवेटिव है ना, व्युत्पन्न किसका, तो मेथेन का ट्राई आयोडो है ना, तथा औषधियों एवं रासायनिक उद्योगों में कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पर, तो औषधियों में भी और रासायनिक उद्योगों में भी, ठीक है ना। ये इसका मतलब यूज जैसे पूछ लेता है ना कि भाई साहब आयोडोफार्म का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं केमिस्ट्री में, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज हमें हर एक एरिया की होनी चाहिए, ठीक है ना। किया जाता है, सामान्यतः इसे आयोडोफार्म कहते हैं। यह विशिष्ट गंध वाला पीला क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसके बारे में बताया गया कि यह कैसा होता है, किस कलर का होता है और किस अवस्था में पाया जाता है। तो भाई ठोस अवस्था में है ना, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में। इसका उपयोग प्रारंभ में पूर्वतिरोधी, ठीक है ना, इस प्रकार से कर लो, पूर्वतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक बोलते हैं जिसे, ठीक है ना, इंग्लिश में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। आयोडोफार्म यह पूर्वतिरोधी गुण स्वयं आयोडोफार्म के कारण नहीं बल्कि मुक्त हुई आयोडीन के कारण होता है। जो उससे आयोडीन होती है ना, आयोडीन की मात्रा, उसके कारण ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। क्रिस्टल होना या पीले रंग का होना, जो भी चीज़ें, तो आयोडीन के कारण ही ये सारे गुण होते हैं उसमें। इसकी अरुचिकर गंध, यानी कि जो गंध होती है भाई वो अरुचिकर होती है। अरुचिकर मतलब समझ एक तरीके से समझ सकते हैं बेकार, है ना, जो हमें अच्छा ना लगे। अरुचिकर गंध के कारण अब इसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का उपयोग किया जाता है। मतलब
अब आयोडोफार्म की जगह पर अन्य ऐसी दवाएं आ गई हैं जिसमें आयोडीन की मात्रा रहती है, लेकिन उनमें ये जो गंध होती है ना अरुचिकर यानी बेकार तरीके की जो गंध वगैरह होती है वो नहीं होती। तो अब जो है नवीन दवाएं आ गई हैं जिनका यूज अब जो है होने लगा है। तो ये क्या है भाई, आयोडोफार्म के ऊपर इसके उपयोग के ऊपर संक्षिप्त यानी कि छोटी सी एक टिप्पणी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपके सामने है। बाकी मैंने बता दिया कि पीडीएफ आपको नोट्स में ही मिल जाएगा, अगर आप चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आपका ये हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो थ्योरी का क्वेश्चन था। अब यहां से आता है अगला एक क्वेश्चन जो कि यहां पर रिएक्शन टाइप से समझिएगा थोड़ा सा। और इस चैप्टर में पूरा का पूरा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप खुद समझते हैं, कार्बनिक रसायन में ज़्यादातर आपको रिएक्शन ही देखने को मिलेगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, पहला क्वेश्चन पहले इसमें देखो कह रहा है एल्कोहल तथा के आई यानी कि इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं, है ना, के आई को। तो एल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते? ठीक है, बताओ। तो यहां पर इसका रिएक्शन देखो बताया गया है, रिएक्शन आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा। रीजन क्या है, रीजन को हम लोग अभी जानेंगे। तो यहां पर देखो 2Ki प्लस H2SO4, है ना, एल्कोहल तथा Ki। तो यहां पर देखो ये आपका Ki हो गया और यहां पर क्या है आपका Hi हो गया। तो आप इस तरीके के एक समझ लो भाई, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते? देखो यहां पर ये हमने जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें लिया तो रिएक्शन कैसे हुई, 2Ki प्लस H2SO4 गिव्स टू 2KHSO4 प्लस 2Hi, पहली रिएक्शन ये प्राप्त हुई। अगर इसी प्रकार से आप 2Hi यहां पर लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर 2H2O प्लस I2 प्लस SO4 ये आपको प्राप्त होता है। अब ये रिएक्शन प्राप्त हुई तो इसमें आखिरकार आपको कुछ समझ आया या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस थ्योरी में थोड़ा ध्यान देना। देखो यहां पर बताया गया है कि ये जो दो अभिक्रियाएं हैं इन दोनों में कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं में जो H2SO4 है, आप इसमें देख रहे हैं ये आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और ये आपका दूसरी अभिक्रिया में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। क्या है भाई? एक ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। यह अभिक्रिया के दौरान निर्मित Hi को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। जो आपका Hi बन रहा था इससे H निकल करके I के साथ वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो I2 में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। तो I2 में ऑक्सीकृत कर देता है एवं Hi तथा एल्कोहल की क्रिया से एल्किल हाइलाइड के निर्माण को रोकता है, ठीक है ना। यानी Hi तथा जब Hi नहीं बनेगा I2 में परिवर्तित हो जाता है तो क्या होता है, एल्कोहल की क्रिया जो है एल्किल हाइलाइड से नहीं हो पाती और एल्किल हाइलाइड का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। इस समस्या के निदान के लिए H2SO4 के स्थान पर फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 ये क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। तो इसकी जगह पर आप अगर H2SO4 के स्थान पर अगर आप H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं तो ये रिएक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये रीजन बताया गया जो कि अभिक्रिया के लिए Hi उपलब्ध कराता है तथा H2SO4 के समान I2 नहीं देता, ठीक है। मान लीजिए अगर Hi बनता है तो फिर भाई एल्किल हाइलाइड बनेगा और अगर Hi नहीं बनता तो I2 बनेगा, तो फिर आपका क्या है, एल्किल हाइलाइड नहीं बनेगा, जिसके लिए भाई अगर H2SO4 रहेगा तो कभी संभव नहीं है। इसके लिए आपको फास्फोरिक अम्ल लेना पड़ेगा इन दोनों के स्थान पर, ठीक है ना। तो ये आपका मेन इसका रीजन है, आप समझ सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते आप लोग एल्कोहल तथा Ki की अभिक्रियाओं में, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा कंप्लीट देखो पूरा रीजन के साथ और रिएक्शन के साथ समझाया गया है। तो उम्मीद करूंगा अब आप लोग यहाँ पर इसको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर समझ गए होंगे। अगर आपको अभी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप लोग फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि सैट-जेफ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सैट-जेफ का नियम आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा और आपको हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे अभी इसको ना जानते हों। तो देखो नहीं जानते तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जान लो, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है पहले वो जानते हैं। देखो तो इसका थ्योरी समझिए फिर मैं आपको इसका रिएक्शन बताता हूँ अच्छे तरीके से, है ना। तो सैट-जेफ के नियम इस प्रकार है, जब कोई हेलो एल्केन, ठीक है, किसकी बात करी गई है, हेलो एल्केन की बात है, ठीक है ना। जब कोई हेलो एल्केन दो विभिन्न रीतियों से विहाइड्रोहाइलोजनीकरण
अभिक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न एल्कीनों का निर्माण करने में सक्षम है तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन ही मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है ना, अभी बताएंगे रिएक्शन जब आपको मैं पूरा समझाऊंगा ना तो ये चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कौन सा है सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन। ठीक है ना, अर्थात जिस एल्कीन में द्विआबंधीय कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी वही क्या है भाई साहब, वही एल्कीन मुख्य उत्पाद माना जाएगा, यानी मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, तो देखो थ्योरी तो इतनी थी, लेकिन अब देखना इसका एग्जाम्पल और इसका अभिक्रिया कैसे करना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है, इसको यार आप एकदम इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखना। तो देखो उदाहरण देखो, उदाहरण के लिए जब 2-क्लोरोब्यूटेन को एल्कोहलिक, यहां पर अभी 2-क्लोरोब्यूटेन आपको इसका सूत्र नहीं पता ना, मैं रिएक्शन करके बताऊंगा तो आपको लिख के दूंगा। ठीक है, अभी कि एल्कोहलिक पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो ब्यूट 2 इन 80% तथा ब्यूट 1 इन 20% मिश्रण प्राप्त होता है। और इसका कारण यह है कि ब्यूट 2 इन इसमें द्विआबंधीय कार्बन परमाणुओं से 2 मेथिल समूह जुड़े हैं और ब्यूट 1 इन जो कि 20% प्राप्त हो रहा है उसमें क्या है, द्विआबंधीय यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणुओं से केवल 1 मेथिल समूह जुड़ा है। इसलिए तुलना करने पर अधिक प्रतिस्थापित कौन सा माना जाएगा, पहला वाला है जो 80% है। अब चलिए प्यारा सा रिएक्शन कराते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भैया कौन सा हमारा आखिरकार राइट है आंसर। तो देखिएगा यहां पर आपको बताया था कि 2-क्लोरोब्यूटेन लेना है पहले। ठीक है, तो 2-क्लोरोब्यूटेन का भाई फॉर्मूला लिखे, यहां पर इसकी संरचना हमें आनी चाहिए। तो यहां पर लिखना आप लोग CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड C और यहां पर CH3 और भाई 2 की बात कर रहा है ना, 2-क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 नंबर पर आता है ना। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन परमाणु कितने हो गए, 4। तो यहां पर ब्यूटेन तो बन गया। अब 2 नंबर पर आपको क्या जोड़ना है, क्लोरो। ठीक है ना, Cl। तो यहां पर आप जोड़ेंगे Cl और हाइड्रोजन आपका एक कम पड़ रहा है जिसको कि आप यहां पर कार्बन परमाणु की संयोजकता को बैलेंस करने के लिए यहां पर हाइड्रोजन जोड़ देना है। ठीक है ना, तो ये बन गया क्या, 2-क्लोरोब्यूटेन, इसी को बोलते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। अब कंफ्यूज मत होना, तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन है ना, अब क्लियर है ना, इसी को बोलते हैं भाई क्या, 2-क्लोरोब्यूटेन। 2 मतलब देखो यहां से आप गिनना चालू करोगे तो 1 और 2 दूसरे नंबर पर क्लोरो आ गया, इसलिए यहां पर 2 लगा है। ठीक है ना, अब देखो इसका जब रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ, तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो भाई रिएक्शन आप करा दो यहां पर इस तरीके से कि इसकी उपस्थिति में, तो KOH यानी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है ना, ये एल्कोहलिक है। अब आपको मैंने बताया कि प्राप्त क्या क्या होता है, तो देखो 2 चीजें प्राप्त होंगी, एक 20% मिश्रण वाला, एक 80% मिश्रण वाला। तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से लिखो, यहां पर 2 चीजें, एक आपका इधर नीचे जो प्राप्त होगा उसको लिखेंगे और एक आपका यहां पर प्राप्त होगा इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर ऊपर जो प्राप्त होता है इसको यहां पर लिखना, देखो इसमें ध्यान से समझिएगा, यहां पर प्राप्त होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये प्राप्त हुआ, इसको क्या बोलेंगे भाई, तो इसको बोलेंगे ब्यूट 2 इन, क्योंकि इसमें क्या भाई डबल बॉन्ड है और दूसरे नंबर पर देखो डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, और यही क्या भाई एल्कीन है, लेकिन इसका मिश्रण कितना है, 80% मुख्य उत्पाद है। इसमें बताया गया था ना ब्यूट 2 इन 80%, तो यहां पर जो ये प्राप्त हो रहा है ये जो आपका एल्कीन है, इन इसलिए जुड़ा है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड है ना इसमें, तो इसमें आपका एल्कीन होगा, है ना, एल्कीन ग्रुप। ये कितना है भाई, तो 80% मुख्य उत्पाद है, यही मुख्य उत्पाद माना जाएगा, 80% मुख्य उत्पाद। और दूसरा वाला क्या प्राप्त हो रहा है, देखो तो दूसरा वाला यहां पर लिखेंगे नीचे, है ना, ये फर्स्ट है और सेकंड यहां पर दूसरा और प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होता है देखो, तो यहां पर लिखेंगे दूसरे वाले को, यहां पर लिखना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखो 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, तो यहां पर ब्यूट 2 इन था क्योंकि 2 नंबर पर लगा था, यहां पर 1 नंबर पर लगा, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्यूट 1 इन, है ना, ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये भी आपका एल्कीन ही है ना, एल्कीन ही है आपका, लेकिन क्या है 1 है, क्योंकि यहां पर 1 नंबर पर हमने द्विआबंध या डबल बॉन्ड लगाया है। और जो ये उत्पाद होगा ये मुख्य उत्पाद नहीं होगा, इसको बोलेंगे गौण उत्पाद। ठीक है ना, यानी कि दूसरे नंबर पर। ठीक है, गौण उत्पाद,
गौण उत्पाद, और ये जो मिश्रण है वो 20% होगा, ठीक है ना। तो मेन वाला आपका 80% वाला माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्यूट 2 इन है और ये वाला ब्यूट 1 इन है, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड में सिर्फ फर्क है, ये 1 नंबर पे लगा है और ये 2 नंबर पे लगा है, ठीक है। इसको बोलते हैं भैया सैट-जेफ का नियम। क्लियर है ना। तो अब आपको कोई डाउट शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने रिएक्शन को भी समझ लिया और इसका एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमने भैया केमिस्ट्री हमें नहीं आती, हमने नहीं पढ़ा, आप सभी के समस्याओं को देख करके मैंने ये क्लास रेडी किया है ना, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आप इस पर अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे तो आगे हमारी लगातार 1 शॉट वीडियो आएंगी, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो फिर भाई साहब नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे आरोही अवरोही क्रम आप पढ़ते थे ना मैथ में, वैसे ही बढ़ता क्रम यहाँ पर दिखाना। जैसे पहला है ब्रोमेमेथेन, फिर कॉमा ब्रोमोफार्म, फिर है क्लोरोमेथेन, फिर है डाइब्रोमोमेथेन। इन 4 से 5 यौगिक जो दिए गए हैं, 4 यौगिक, इनको बढ़ता हुआ क्रम में दर्शाना है, ठीक है ना। तो क्वथनांक का बढ़ता क्रम कौन सा भाई साहब, क्वथनांक के बारे में बताया गया। तो देखो यहाँ पर आंसर है क्वथनांकों का बढ़ता क्रम जो कि निम्नलिखित है। क्लोरोमेथेन सबसे कम है, ठीक है ना। क्लोरोमेथेन लेस देन ब्रोमोमेथेन लेस देन डाइब्रोमोमेथेन लेस देन ब्रोमोफार्म, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा माना जाएगा, तो भाई सबसे बड़ा ब्रोमोफार्म है, फिर इससे छोटा कौन है, डाइब्रोमोमेथेन है, फिर इससे छोटा ब्रोमोमेथेन है, और सबसे छोटा क्लोरोमेथेन है। तो इन सभी का क्रम देखो आपको समझ में आ गया ना। लेकिन अगर पूछ ले भाई इसका कारण क्या है, तो कारण आपको देना है भाई। यहाँ पर क्रम तो हमने समझ लिया, लेकिन रीजन जब पूछेगा तो रीजन में आपको बताना है। यहाँ पर देखो रीजन आपको लिखना है कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्वथनांक भी बढ़ता है। यही इसका रीजन है, सिंपल सा यार रीजन है, कुछ नहीं इसमें करना है ना। समझ गए आप लोग। क्या लिखना है कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ ही क्वथनांक भी क्या होता है भैया, बढ़ता है। बस इतना सा रीजन दे देना है, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। इसका क्रम आप समझ गए। यहाँ पर ये लेस देन ग्रेटर देन जो भी लगा आप समझ सकते हैं। ये जो सबसे इधर है ना, ये जो मुंह आपका जिधर खुलता है वो बड़ा माना जाता है, बाकी जिधर बंद है वो छोटा। तो सबसे बड़ा 1 नंबर ये है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, लेकिन 4 नंबर का सबसे छोटा, 1 नंबर का सबसे बड़ा, बाकी का आपका क्रम यहाँ पर दर्शाया गया है। रीजन क्या है, रीजन भी देख सकते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है, जो कि दूसरा नंबर आपके सामने है, जिसमें कहा गया है कि 1 क्लोरोप्रोपेन कॉमा आइसोप्रोपिल क्लोराइड कॉमा 1 क्लोरोब्यूटेन, इनका भी क्वथनांकों का बढ़ता क्रम क्या होगा बताइए। तो चलिए इसमें भी देखते हैं। इसका आंसर यहां से लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम इस टाइप से देखो। आइसोप्रोपिल क्लोराइड ये आपका सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा होगा क्लोरोप्रोपेन, फिर इससे बड़ा होगा 1 क्लोरोब्यूटेन, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये क्रम है, ठीक है ना। ये बाकी लगे ना आपके चिन्ह। अब इसका रीजन देखो, तो रीजन आपको जब बताना है, कारण क्या है, तो देखो इसका कारण आप लिखेंगे आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। समावयवी एल्किल हाइलाइडों में साकित समावयवी का क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रीजन दोनों का सेम है लगभग, है ना, दोनों का रीजन सेम है लगभग। आप ये लिख सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है ना, सिंपल है। चलिए तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो कंप्लीट आपका यहाँ से हो जाता है। ये थ्योरी का क्वेश्चन था। एक इस चैप्टर से प्रयोगशाला विधि आती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म CHCl3, मैंने शुरू में पढ़ाया था ना, क्लोरोफार्म इस चैप्टर का पूरा मेन समझ सकते हैं पॉइंट है। तो क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसे करेंगे भाई, चित्र के साथ यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ पूरा, ठीक है ना। डायग्राम भी आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए डायग्राम के साथ इसको समझते हैं पूरा अच्छे तरीके से, और इसका थ्योरी भी आपके सामने है, तो थ्योरी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म का निर्माण कैसे होता है। देखो इसमें क्या होता है, मेन आपको ये देखो स्टैंड वगैरह तो आप जानते होंगे ना, ये स्टैंड होता है। इसको चित्र को एक बार समझ लो। ये क्या भाई, स्टैंड है जिस पर यहाँ पर बर्नर लगा है एक, है ना, जिससे मतलब आग जलाया जाता है। और ये स्टैंड में एक बालू उस्मक बोल सकते हैं या जल उस्मक जो कि है आपके सामने, और इसी के ऊपर यहाँ पर फ्लास्क लगाया गया है। पहले ये बर्नर जब जलाया जाएगा तो यहाँ से जल गर्म होगा, यानी जल उस्मक, फिर उसके बाद ये फ्लास्क गर्म होगा, और इस फ्लास्क के अंदर क्या क्या भरा है, तो यहाँ पर ये एरो दिखा रहा है, क्या भरा है, एसीटोन ले सकते हैं या एथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं। 50
ml है ना, प्लस इसी में विरंजक चूर्ण की मात्रा 200 ग्राम होगी और यहाँ पर जल की मात्रा 400 ग्राम मिली होगी है ना ml। तो इतनी सारी मात्राएं मिलाई हैं इस उस्मक के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर, और ये फ्लास्क जब यहाँ से गर्म होगा तो इससे कुछ गैसें निकलेंगी और इस नली से होते हुए यहाँ से संघनित्र में जाती हैं और संघनित्र में भाई ठंडा जल यहाँ पर भेजा जाता है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये एरो दर्शा रहे ना, ये एरो, तो यहाँ से जल भेजा जाएगा और यहाँ से जल निकलेगा ताकि ये पूरा पाइप जो है ठंडा होता रहे और ये जो गैसें आ रही हैं वो यहाँ से जल की बूंदों के रूप में हमें प्राप्त हो और यहाँ से भाई साहब क्लोरोफॉर्म आपका प्राप्त हो जाता है इस ग्राही पात्र में। तो देखो डायग्राम ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बाकी इसमें बनाने का मेन आपको नंबर मिलेगा, बाकी चीज़ों को यहाँ पर समझिएगा लिया क्या जाता। अब जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं वही आपको इसमें लिखना भी है, सेम टू सेम आपको वही लिखना है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो लिखना है आपको, एक गोल पेंदी फ्लास्क में 200 मिली क्या है भाई विरंजक चूर्ण, 200 ग्राम सॉरी, देखो यहाँ पर लिखा ना 200 ग्राम क्या है विरंजक चूर्ण, और फिर क्या लेना है 400 ml जल। तो देखो 400 ml जल की भी मात्रा है। फिर इसके बाद भाई 50 मिली आप लोग यहाँ पर एथिल एल्कोहल ले सकते हैं या एसीटोन, इन दो में से कोई एक लेना है, दोनों को नहीं लेना। एसीटोन से भी बन जाएगा क्लोरोफॉर्म और एथिल एल्कोहल से भी बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, है ना। तो यहाँ पर देखो ये सब लेने के बाद कह रहा है जल से बनी लेई और 50 ml एसीटोन, या यहाँ पर यह लगा है ना, तो मैंने बताया ना एसीटोन ले लो या एल्कोहल ले लो, ठीक है, लेकर जल उस्मक के ऊपर गर्म करते हैं। इसके ऊपर इसको देखो गर्म करेंगे भाई यहाँ से जला के, है ना। जब गर्म करेंगे तो क्या होता है, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्वित होकर, जब ये गर्म होगा तो भाई ये आश्वित होकर गैस के रूप में इस नली से निकलेगा। तो यहाँ पर आश्वित होकर क्या होता है, ग्राही पात्र में इकट्ठा होता है। ये जो ग्राही पात्र, ये बर्तन, ठीक है ना, इसमें जो है इकट्ठा होगा क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट CHCl3 क्लोरोफॉर्म आपका यहाँ पर इकट्ठा होगा, है ना। पृथककारी कीप द्वारा, यानी जो अलग करने वाला कीप होता है, ठीक है, कीप द्वारा आशुद्ध द्रव का नीचे वाला अंश एकत्रित करके अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें NaOH विलयन द्वारा धो करके फिर जल में धो करके इसको निर्जल CaCl2 मिलाकर इसमें, जब ये मतलब यहाँ पर जो आपका क्लोरोफॉर्म बन रहा है अभी वो क्या भाई है, अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध है। और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म आप यूज तो कर नहीं सकते, तो इसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर ये विधि बताई गई है कि इसमें भाई धोते हैं, सुखाते हैं, NaOH मिलाते हैं, फिर आपको निर्जल करके इसमें पुनः से CaCl2 मिलाते हैं, और जब ये सब चीज़ें कर देते हैं तो पुनः आपका आश्वित करने पर लगभग 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यानी जब इसको निर्जल करेंगे, इतना डिग्री टेम्परेचर इसको देंगे 61 डिग्री तक, तब जाके हमें CHCl3 यानी कि CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म है वो शुद्ध रूप में हमें फिर प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये विधि आपकी इस तरीके से यहाँ पर बताई गई है। अब इसका जो प्रयोगशाला विधि आएगी उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि क्लोरोफॉर्म के भौतिक और रासायनिक गुण, या आपका जो भी प्रयोगशाला विधि आती है उसमें भौतिक और रासायनिक गुण कहीं ना कहीं पूछता है। तो चलिए फिर यहाँ पर भौतिक और रासायनिक गुण आप कैसे करेंगे। तो देखो पहला है भौतिक गुण, इसके यानी इसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखिए क्या होता है, ये जो आपका क्लोरोफॉर्म है यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है भाई, रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई कलर नहीं होगा, है ना, और मीठी गंध होगी इसकी, और साथ में ही ये क्या होता है, ज्वलनशील द्रव होता है, यानी कि जलने लगता है, ठीक है ना। इसका क्वथनांक 61 डिग्री यानी 61 डिग्री पर ये भाई साहब हीट हो जाएगा, तथा आपेक्षिक घनत्व तो इसका 1.485 है, घनत्व तो बताया गया है। यह जल में अविलेय होता है किंतु ईथर व एल्कोहल में विलेय होता है, यानी कि जल के साथ ये अविलेय है, ईथर के साथ और एल्कोहल के साथ ये विलेय होता है, ठीक है। इसकी वाष्प को सूंघने से कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है, यानी व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है अगर इसको सूंघ ले, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे चोर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़े में जो है आपने देखा होगा कि बोलेंगे भाई उसको कपड़ा सूंघा दिया तो वो बेहोश हो गया और उसका चोरी हो गया, ऐसा होता है ना। तो भाई यही सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो जो बच्चे साइंस जानते हैं उनको पता होगा। तो ये क्या होता है भाई, इसको सूंघा देने पर किसी व्यक्ति को क्या होता है, मूर्छा आ जाती है ना। तो ये होता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा जो आपका
हंसाने वाली गैस होती है ना, तो भाई गैसों का ही मेन कमाल है। ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर देती हैं, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी गुण के कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में भी उपयोग होता है। निश्चेतक के रूप समझ रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति की कोई दवा करनी है या किसी का इलाज करना है या कोई ऑपरेशन वगैरह करना है, तो भाई उसको बेहोश किया जाता है ना, तो निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, भौतिक गुण है ना। तो भौतिक गुण भी पूछे जाते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रयोगशाला चित्र के साथ तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में उसका भौतिक गुण भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। 5 नंबर का इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। बाकी आपको इन सभी का नोट्स देखो मैं बता दिया हूँ आपको कि नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट रहेगा वो, है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो नोट्स भी आप ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट का पूरा 99 रुपीज़, मात्र भाई साहब 99 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। लेकिन भाई साहब PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, याद रखना। आप फिर ये कमेंट मत करना कि भैया बुक मिलेंगी क्या, हमारे घर आएगा, तो ऐसा नहीं है, PDF फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, और आपको इसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है 9511470534। ठीक है, साथ में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, चलिए तो यहां से आपका देखो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि आपको बताना है एक संरचना किसकी किसकी भाई बनानी है। तो देखिएगा यहां से कह रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। जैसे कि कुछ यहाँ पर संरचनाएं बनाने के लिए आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का आपके केमिस्ट्री में बनता है। याद रखिएगा, अगर इसको नहीं करोगे ना तो भाई आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। मनी की केमिस्ट्री में शुरू जब करोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो क्वेश्चन होते हैं इसका मेन पार्ट होता है। कोई भी पेपर का सेट आप उठा के देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे, और पूरे यूट्यूब पर मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं कराएगा भाई साहब। सब क्या करते हैं, मैं इस टाइम पर देख रहा हूँ, आसान से थ्योरी के क्वेश्चन लेके आपको बता देंगे और कहेंगे यही बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप इसका संरचना बना के बताओ, कह रहा है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। ठीक है, IUPAC टाइप का क्वेश्चन है, इसका संरचना बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्या करूंगा, इनके संरचनाओं को अभी आपके सामने बना के यहां पर दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो क्या बनाना है भाई, 2-chloro, यानी कि 2 नंबर पर क्लोरो बता रहा है, 2-chloro, फिर इसके बाद क्या है, मेथिल पेंटेन। पेंटेन मतलब समझ रहे हैं, आपको इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मेथेन 1 नंबर, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट 5 नंबर ऐसा आता है, तो कार्बन परमाणु की संख्या टोटल 5 होगी, है ना। तो आपको पहले क्या करना है, कार्बन परमाणु की संख्या पूरी 5 आपको यहाँ पर दर्शानी पड़ेगी। देखो तो इसकी संरचना हम बनाते हैं, तो इसके लिए आपको पहले पेंटेन का फॉर्मूला लिखना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 अलग अलग करके, है ना। मेथिल लेना है ना, तो मेथिल भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर CH3 इसलिए किए हैं क्योंकि भाई कार्बन परमाणु की संयोजकता हमें बैलेंस करनी है, इसकी 4 होती है ना। तो 3 आपके हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, एक ये हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पर CH, और इसमें क्या कर दो आप, सिंगल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर लेना है इसमें CH, फिर आपको लेना है यहाँ पर क्या, CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर टोटल आपका कार्बन परमाणु कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो ये 5 हो गए। अब इसमें देखो आपको क्या जोड़ना था, समझिएगा, इसमें जोड़ना है आपको यहाँ पर सबसे पहली बात, देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ऊपर तरफ जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 हो गए। यहाँ पर आप 2 नंबर पर क्या जोड़ो, क्लोरो यानी Cl, बोला था ना 2-chloro, तो इसलिए 2 नंबर पर आप Cl जोड़ दिए। अब फिर कह रहा है 3 नंबर पर क्या, मेथिल, 3 नंबर पर मेथिल आपको जोड़ना है। तो 3 नंबर यहाँ से देखो 1 और 2 और 3, भाई इधर से आप गिरना शुरू करोगे तो तीसरे नंबर पर यही तो पड़ेगा। तो 3 नंबर पर आप क्या जोड़ो, मेथिल यानी कि CH3 जोड़ दो। बस यही है भैया संरचना, कुछ नहीं करना, सिंपल रहता है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। ठीक है ना, तो बन गया ना, किसका बन गया ये, तो 2-chloro-3-methyl पेंटेन का। इसी टाइप से अगला देखो कह रहा है p-bromo-chlorobenzen, दूसरा नंबर, यहाँ पर p-bromo-chlorobenzen है ना। तो बेंजीन की पहले संरचना बनाओ, मैंने आपको बताया अभी जस्ट, दूसरा नंबर पे आओ, संरचना बनाना सीख लीजिए आप लोग। यहाँ पर पहले बेंजीन की संरचना देखो, ये क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके से, आपको बनाना है बेंजीन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया भैया, बेंजीन। अब देखना क्या करा था भाई, p-bromo-chloro है ना, तो यहाँ पर देखो आप इस जगह पर Cl जोड़ दो, और इधर आप दूसरे नंबर पर भाई Br यानी ब्रोमीन जोड़ दो। यही क्या है भाई, आपका
पी ब्रोमो और क्लोरो, दो दो नंबर पर जुड़ा है ना, तो ये आपका बन गया आपका पी ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन आपका यह ही। तो इस तरीके से ये संरचना आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, या तो आप यहाँ पर ना जोड़ करके एक इधर जोड़ दिए, एक आपको यहाँ पर जोड़ देना चाहिए, ये भी हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको Br और Cl ये जोड़ना था, है ना। इसी के साथ अगला देखो, तीसरा नंबर ये कह रहा है कि 1 क्लोरो, एक नंबर पर आपको क्या जोड़ना है, क्लोरो। ठीक है, और क्या है 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ये जो पोर्शन है ना 11 नंबर वाला, ये 11 नंबर वाला क्वेश्चन, ये आपका केमिस्ट्री में भाई 5 नंबर का छपा हुआ मिलेगा। और आप सोचेंगे कि यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया, फिर यही होता है कि भाई हमसे नहीं बन रहा, तो ऐसा तो करना नहीं है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं तीसरे नंबर का। 3 नंबर को समझिए, 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पर इस तरीके से रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको दिखे, है ना। 3 नंबर में बनाना है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मतलब भाई मेथेन, पहले यहाँ पर आप बेंजीन बनाओ, है ना। तो यहाँ पर बेंजीन की संरचना बनाते हैं ऐसे। अब आपको बेंजीन बनाना सीखना पड़ेगा आज से, है ना। अगर इसको नहीं बनाओगे तो फिर काम नहीं होने वाला। तो ये मुझसे उतना अच्छे से नहीं बन रहा, लेकिन आप अच्छा से बनाना। ठीक है, ये बेंजीन हो गया। 1 क्लोरो, एक नंबर पर क्या जोड़ना है, तो एक नंबर पर आप जोड़ो क्लोरो यानी Cl। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद कह रहा था 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो 4 नंबर पर आपको क्या जोड़ना है, एथिल जोड़ना। एथिल को बोलते हैं क्या, C2H5, है ना। जैसे एथिल एल्कोहल जोड़ते हैं, यहाँ पर OH होता है, तो इसको हटा दो, एथिल बस जोड़ना है C2H5, है ना। तो 4 नंबर पर देखो 1 2 3 4, ये 4 नंबर है, इस पर क्या जोड़ना है भाई, C2H5। तो जोड़ दो C2H5। यही क्या है आपका, यही है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब बेंजीन ग्रुप में जुड़ गया। तो आप बताओ क्या आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल नहीं। बोलेंगे भैया बहुत आसान है, तो भाई आसान है, बस क्या है आप समझते नहीं हो, है ना। तो समझने का प्रयास करो। 3 हो गए यहाँ से। चलिए तो यहाँ से अगला देखो, नंबर 4 नंबर पे आता है भाई, यहाँ पर आपका कह रहा है कि 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन। ऑक्टेन भैया बहुत बड़ा हो गया, बोलेंगे ये तो हमने नहीं सुना। तो अगर आप मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट ऐसे करते चले जाएंगे तो ऑक्टेन भैया 8 नंबर पे आपको मिल जाएगा। यानी कार्बन परमाणु यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर आपको फेनिल भी है, क्लोरोफेनिल यानी बेंजीन ग्रुप भी है भाई साहब यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो आपका हट के होने वाला, देखना यहाँ से। तो यहाँ से आपको करना क्या है, इसमें आपको लिखना है 4th नंबर ऐसे। 4th नंबर की संरचना सबसे पहले आपको बनाना है बेंजीन। ठीक है ना, ऐसे करके बेंजीन बनाओ एक। ठीक है ना, ये क्या हो गया, बेंजीन, है ना। बेंजीन आपका बन गया। अब देखो यहाँ पर आपको कह रहा है 2 क्लोरोफेनिल, 2 नंबर पर आप क्या करो, एक ये है, 2 नंबर यहाँ पर क्या जोड़ दो, क्लोरो, Cl जुड़ गया। 1 नंबर पे क्या जोड़ना है भैया, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, तो 2 इसका काम हो गया हमारा। अब इस पे आते हैं 1 आयोडो ऑक्टेन। आयोडो ऑक्टेन, ऑक्टेन भैया मैंने बताया ना कि C8 कार्बन परमाणु कितने होंगे, 8। तो आपको पूरे 8 लेने हैं यहाँ पर। तो देखना यहाँ से आप लिख सकते हो ICH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल आप यहाँ पर 5 कर दो एंड CH3। अब देखो 5 यहाँ पर लगा तो 5 कार्बन, 6 7 8 कार्बन हो गए। और आयोडो यहाँ पर बोल रहा था तो आयोडो के लिए यहाँ पर I लग गया। ठीक है, और 1 नंबर पर था तो 1 नंबर पर जुड़ गया, 2 नंबर पर क्लोरो, 2 नंबर पर क्लोरो। ये पूरी संरचना आपके सामने बन चुकी है। इसी को बोलेंगे 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन। ऑक्टेन क्यों था, क्योंकि आपके यहाँ पर गिन लो 1 2 3 और यहाँ पर 5 है, तो 5 आपके कार्बन परमाणु, है ना। 5 3 8, टोटल 8 हो गए और इसलिए बोलते हैं इसको ऑक्टेन। ठीक है, क्लियर ना। तो अब यहां से बना लोगे। 5वां और लास्ट आपको एक बनाना है 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन। चलिए तो 5वें नंबर को हम बनाते हैं यहाँ पर, देखिएगा। तो एक पहले तो आपको वही पहले की तरह आपको बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है, आपको बेंजीन ग्रुप बनाना है। ठीक है, पूरा बेंजीन ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, है ना, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इसमें आप देखिए, हाँ चलिए तो बनाते हैं। ब्यूटेन आपको यहाँ पर देखिएगा, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 नंबर पर होता है। तो C4 अगर करोगे
तो C4 आपका यहाँ पर, और H कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2 नंबर पर आपको जोड़ना है, तो इसकी संरचना आप बनाओगे तो Br ऐसे आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये तो सूत्र है, सूत्र का संरचना अगर बनाओगे तो CH2 कर सकते हो। और यहाँ पर ऐसे देखिए 1 और 2, और यहाँ पर इसी में Br जोड़ दो, है ना, और सिंगल बॉन्ड के साथ ये तो देखो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे करो, कार्बन परमाणु कितने हैं, 4 हैं, तो C और एक आपको यहाँ पर क्या करना है, C। तो यहाँ पर 2 है ना, थोड़ा समझिएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये H जोड़ते चले जाओ आप लोग इस तरीके से, H यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, ऐसे, है ना, यहाँ पर भी H, यहाँ पर आप H कर दो, और इसकी जगह पर आप क्या जोड़ दो, यहाँ पर Br जोड़ दो, क्योंकि 2 नंबर पर था। अब इसमें एक कार्बन आपका कम पड़ रहा है, ठीक है, एक का इधर कर दो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इस तरीके से आप इसमें जोड़ दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर पर आपको जोड़ना था, 2 नंबर पर आप लोग यहाँ पर Br जोड़ के इसको बना सकते हो, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से सूत्र लिख सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी देखो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से कर लोगे तो यहाँ से 5 ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके बनने वाले हैं। अगला एक क्वेश्चन है भाई, हाइड्रोएल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, यानी जिसे SN1 और द्विआणुक नाभिक प्रतिस्थापन जिसे SN2, ये 2 रिएक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक SN1 रिएक्शन और एक भाई साहब SN2, इन दोनों को आप लोग जरूर कर लेना, इनसे बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। SN1 और SN2 रिएक्शन से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का बनेगा इस बार। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कैसे आपको इसको करना है, SN1 रिएक्शन क्या होती है आखिरकार, है ना। तो देखिएगा इसका आंसर है, तो यहां पर देखो SN1 या इसे बोलेंगे एक आणुक क्रिया विधि, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहली बात तो 2 स्टेप में, ठीक है ना, 2 स्टेप में संपन्न होगी, यानी पूरी होगी। इसमें पहले पद में एल्किल हाइलाइड क्रियाधार यौगिक धीरे धीरे विषमांग विदलन के द्वारा, ठीक है ना, विषमांग विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन उत्पन्न करता है, और प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में यानी सेकेंड स्टेप में, ठीक है ना, दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद देता है, ठीक है। तो चलिए दोनों स्टेप को यहाँ पर मैं कराता हूँ आपके सामने। स्टेप नंबर 1 या आप बोले तो पद नंबर फर्स्ट, पहले पद में क्या होता है, पहले पद में बताया गया था कि पहले पद में एल्किल हाइलाइड इस प्रकार से लिख सकते हैं RH, है ना, इस तरीके से, या यहाँ पर RX कर लो, X की जगह पर कोई भी आप एल्किल ग्रुप का कोई भी आप यहाँ पर एलिमेंट्स ले सकते हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, है ना, फ्लोरीन, इस तरीके से। तो ये X की जगह पर आप ले सकते हो। ये हो गया एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड पहले स्टेप में धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कराओ रिएक्शन। तो पहले स्टेप में धीरे धीरे करेगा यहाँ पर मंद गति से, यानी धीरे धीरे भी लिख सकते हो, मंद, है ना। तो ये R क्या भाई प्लस, और प्लस में करके यहाँ पर X जो है, यहाँ पर ये जो होगा एल्किल ग्रुप का कोई एलिमेंट वो आपका नेगेटिव होगा, है ना। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप में होता है। सेकंड स्टेप जो होगा, दूसरा स्टेप यहाँ पर लिख दो पद नंबर 2, ठीक है ना। तो पद नंबर 2 में क्या होता है, देखो यहाँ पर R प्लस आप पुनः से लोगे, R प्लस, और पुनः से आप किसके साथ कराओगे, तो कह रहा है कि कार्बोधनायन जो प्राप्त होगा यही है R प्लस, क्या भाई कार्बोधनायन ही है। तो दूसरे पद में तीव्रता से क्या है, नाभिक स्नेहिक के साथ, यानी जैसे कि आप OH ले लो कोई, है ना, OH आप यहाँ पर ले लो, OH, तो ये क्या है नेगेटिव रहेगा। इसके जब रिएक्शन कराएंगे तो ये तीव्र गति से होती है, दूसरे स्टेप में तीव्र गति से, तो यहाँ पर ROH यानी कि कोई आपका एथिल एल्कोहल या कोई भी एल्कोहल ग्रुप का एलिमेंट वो आपको प्राप्त हो जाएगा सेकंड स्टेप में। तो दोनों स्टेप देखो इंपॉर्टेंट है, पहला आपके ये सामने है, दूसरा आपके ये सामने है, ठीक है। तो दोनों आपके, पहला वाला मंद गति से होता है, दूसरा वाला तीव्र गति से होता है। इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, इसको कर लेना। इसके बाद आपका यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आती हैं जो कि लास्ट में आपको इसको करना पड़ेगा। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को या इस चैप्टर से जितने आते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे हैं देखो केमिस्ट्री में, लेकिन इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि प्रॉपर इस पार्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहली रिएक्शन हमारी आती है भाई राइमर टीमैन अभिक्रिया। तो राइमर टीमैन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो यहाँ पर आपके सामने ही इसका रिएक्शन मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर अभी। तो देखो इसमें कह रहा है कि जब फिनॉल
क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक के OH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, और जिसे हम बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आर्थो मतलब O, जहाँ पर O होता है ना, कहीं पर P कहीं पर O, इस तरीके से आपने देखा होगा, तो आर्थो मतलब O है ना, तो ये प्राप्त होता है। अब देखो इसमें आपको लेना पहले फिनॉल। फिनॉल को मैं आपको बता दूं, इस तरीके से बेंजीन बनाओ आप लोग। एक बेंजीन बनाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आप OH जोड़ दो, ये बन गया आपका फिनॉल। फिनॉल में क्या लेना भाई, आपको क्लोरोफॉर्म यानी कि यहाँ पर आप ले लो 3KOH ले लो, ठीक है, प्लस में आपको क्लोरोफॉर्म के बाद यहाँ पर एल्कोहलिक, ये तो आपका एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, अब क्लोरोफॉर्म CHCl3 ले लो। गिब्स 2 रिएक्शन करा दो, किसके साथ कराना है भाई, इन तीनों के साथ, है ना। जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा, बेंजीन ग्रुप से कराएं तो बेंजीन ग्रुप पहले बनाओ आप एक, इस तरीके से। यहाँ पर बेंजीन ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पर आप जोड़ दो OH। 2 नंबर पर इसको आर्थो बोलते हैं, ठीक है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप यहाँ पर आ गया, ठीक है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और फिर आपका ये बनने के बाद प्लस में जो चीज़ें बच रही हैं उसको आप साइड में लिख दो, जैसे कि यहाँ पर बनेगा 3KCl बनेगा प्लस 3H2O बनेगा, है ना, ये चीज़ें भी बन रही हैं। तो इस तरीके से ये प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं भाई राइमर टीमैन अभिक्रिया, फर्स्ट वाली, ठीक है, कंप्लीट है, इसको समझ गए। चलिए अगला रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन है आपका कार्बिलेमीन अभिक्रिया, ठीक है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया दूसरा नंबर। इसमें क्या होता है देखिए, तो कार्बिलेमीन अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलीय OH के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया द्वारा तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है, और यह अभिक्रिया कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर समझिएगा, इसमें पहले क्लोरोफॉर्म लेना है, तो CHCl3, देखो क्लोरोफॉर्म कितना आया इस चैप्टर में, समझ लो। अब आपके लिए यहीं से जान जाओ कि क्लोरोफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लोरोफॉर्म लेना है, प्लस यहाँ पर भाई एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH लेना है, ठीक है, KOH 3 यहाँ पर है इसलिए 3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये क्यों लगाता हूँ मैं, क्योंकि भाई आपको अभिक्रिया को संतुलित करना है, ठीक है, 3KOH प्लस। अब यहाँ पर आपको लेना है कोई एनिलीन बोला था, ठीक है, जैसे एनिलीन के तौर पर यहाँ पर आप ले लो C6H5NH2, ये हो गया ना एनिलीन। अब इसका करा दो रिएक्शन कराते हैं, आगे जगह नहीं है तो नीचे जो उत्पाद बनेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या बनता है भाई, एथिल आइसोसाइनाइड कोई पदार्थ बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर जैसे आपका C6H5 हमने लिया था, और इसमें आपका CN है ना, CN आपका यह प्राप्त हुआ, और इसके बाद प्लस में करके 3KCl बनेगा, प्लस में आपका 3H2O बनेगा। और इतना आप देखो, इसकी जगह पर आप अगर C6H5 लिए है ना, तो यहाँ पर आप C2H5 भी ले सकते हैं, है ना, ये भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसको लेके चलेंगे तो फिर यहाँ पर इसकी जगह पर फिर से C2H5 ही आएगा, है ना। तो ये इतना बस फर्क रहेगा, है ना, जो चीज़ लेंगे आप लोग, जो आपका उत्पाद बनेगा उत्पाद में वही चीज़ रहेगा, ठीक है ना, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है भाई वुर्च फिटिंग अभिक्रिया, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब एरिल या हाइलाइड या एल्किल हाइलाइड के साथ धात्विक सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर विलयन में अभिकृत किया जाता है तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया वुर्च फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। चलिए तो फिर यहाँ पर करा देते हैं इसका रिएक्शन। सबसे पहले एथिल या एल्किल हाइलाइड लेते हैं, तो एरिल हाइलाइड के तौर पर यहाँ पर आप ले लीजिए C6H5Br, है ना, इसको ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में बोला ना, तो यहाँ पर आप ले लो Na, है ना, 2Na ले लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको Br CH3 ऐसे कर दूँ, मेथिल ब्रोमाइड फिर से ले लिए, है ना। अब देखो यहाँ पर 2Na इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर Br और ये Br दोनों मिलकर के 2 Br बनेंगे, और इसलिए यहाँ पर 2Na है तो ये भी आपका 2NaBr बना देगा, है ना। अब इसका कराते हैं भाई रिएक्शन, किसकी उपस्थिति में होगा ये रिएक्शन, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका उत्पाद अब बनना स्टार्ट होगा। तो उत्पाद को हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे, ठीक है ना। तो लिखेंगे C6H5 और इसका CH3 इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर CH3 बन गया, है ना, और प्लस करके Na और Br, ये 1 और 2 और ये 2, तो 2 यहाँ पर लगा दो, NaBr, ये इधर अलग हो गया। ये जो बना इसको बोलेंगे टालुइन, यही क्या है, मेन प्रोडक्ट है, ठीक है ना।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आज के इस क्लास में आपने अगर जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको कर लिया ना, तो ये जो चैप्टर है आपका हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स से भी लेकर के पढ़ सकते हैं। जितना चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वो सब कुछ आपको कंप्लीट पूरा PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 99 रुपीज़ पे करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो बाकी ऐसे अगर आप वन शॉट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर मैं आपको रेगुलर इसी तरीके से वन शॉट वीडियो अब लाने वाला हूं और हमारी तैयारी बेहतर तरीके से अब होने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।